गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन पार्ट 2। तो कल तक के टॉपिक में हमने वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि उसके डेफिनेशन कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, क्या इसके सोर्सेज होते हैं, उसके सोर्सेज के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। तो आज हम देखते हैं तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि वाटर पॉल्यूशन के टाइप क्या क्या होते हैं और इसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप में फर्स्ट है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन से मतलब होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, तो उसको किस तरीके से रोकना चाहिए। इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज एज आवर most of the underground sources of drinking water, especially in outskirts of larger cities and villages, are polluted. For instance, Trans Yamuna area of Delhi face drinking water pollution problem at regular interval. फिर देखते हैं इसमें ग्राउंड वाटर इज थ्रेटन्ड विद पॉल्यूशन फ्रॉम सीवेज पिट्स, रिफ्यूज डंप, सेप्टिक टैंक्स, ब्रानयार्ड मैन्योर्स, transport accident and different pollutant. Important source of groundwater pollution are sewage and other waste. Otherwise, raw sewage is dumped in shallow sock pits. This gives birth to cholera, hepatitis, dysentery, etc., especially in areas with high water table. तो इसमें ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन है जो मोस्ट ऑफ है। तो सबसे ज़्यादा इसमें ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे सीवेज है उसको डायरेक्टली किसी रो पिट में डाल दिया तो वो सारा वो जो वेस्ट होता है उसके कारण वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है और इसके कारण अलग अलग टाइप की डिजीज़ कॉज होती हैं, जैसे कि कॉलेरा, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री। तो ये प्रॉब्लम इससे बढ़ती हैं। फिर इसके बाद देखते हैं दूसरा मरीन पॉल्यूशन। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन तो हो गया अपना, जो ज़मीन के अंदर का वाटर है उसको पॉल्यूटेड करना, जिसे हम ड्रिंकिंग वाटर की तरह यूज़ में लेते हैं, फ्रेश वाटर होता है जो। फिर सेकंड है मरीन पॉल्यूशन। All that what is carried by rivers ultimately end up in the seas. On their ways to seas, rivers receive huge amount of sewage, garbage, agriculture discharge, biocides including heavy metal. These all are added to sea. Besides these, discharge of oil and petroleum product and dumping of radionuclides waste into sea also causes marine pollution. तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी रिवर में वेस्टेज जाता है, पॉल्यूटेंट जो भी रिवर में जाएगा, जैसे कि सीवेज, गार्बेज, एग्रीकल्चर डिस्चार्ज, मतलब जो भी पॉल्यूटेंट है वो उसमें जाता है और लास्ट में क्या होता है, रिवर होती है जो सी में मिल जाती है। तो सी में जाने के बाद वो सारा जो पॉल्यूशन होता है वो सी में इकट्ठा होता जाता है और मरीन पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक इज़ बीइंग एडेड टू द सी एंड ओशन। इसी तरीके से जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो आज के टाइम में मेन प्रॉब्लम है, जो कि सी में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है। द पॉल्यूटेंट इन सी में बिकम डिस्पर्स्ड बाय टर्ब्यूलेंस एंड ओशियन करंट आर कॉन्सेंट्रेटेड इन फूड चेन। तो अब इसके कारण, पॉल्यूटेंट्स के कारण क्या हो रहा है, जो टर्बिडिटी होती है वाटर की वो बिल्कुल डिग्रेड हो रही है और इसके साथ ओशियन करंट्स होते हैं, तो इनमें जो फूड चेन चलती है वो भी कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है। They may sediment at the bottom by process like adsorption, precipitation, and accumulation. Bioaccumulation in food chain may result into loss of species diversity. तो इसके कारण सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी थी वो धीरे धीरे लॉस्ट होती जा रही है। In marine water, the most serious pollutant is oil, particularly when afloat on sea. An spill in oil or petroleum product due to accident or a deliberate discharge of oil polluted waste bring about pollution. About 258 million gallons of oil are spilled each year into ocean, mostly from transport tanker. This is enough to coat a beach
20 feet wide and half an inch oil layer for 8,633 miles। तो इस तरीके से जो ऑयल होता है, जो सी में जो बड़े शिप होते हैं उनके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। और इसके अलावा जो जैसे कुछ भी कोई जो सी में चलने वाले जो शिप होते हैं उनमें कोई भी डैमेज होता है तो उनका ऑयल होता है जो उसमें फैल जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट उसमें फैल जाते हैं सी में, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स एंड बेंजपायरिन एक्यूमुलेट इन फूड चेन एंड कंजप्शंस ऑफ फिश बाय मैनी मे कॉज कैंसर। Detergent used to clean up the spills are also harmful to marine life. Mercury pollution. Mercury enters water naturally as well as through industrial effluents. It is a potent hazardous substance. Both inorganic and organic form are highly पॉइजनस। मिथाइल मरकरी गिव ऑफ वेपर। जो मरकरी होता है वो उसकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों फॉर्म ही बहुत ज़्यादा हैजार्डस होती है। और जो मरकरी है वो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के थ्रू वाटर में ऐड होता है। और इसके अलावा मरकरी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिनामाता एपिडेमिक दैट कॉज्ड सेवरल डेथ इन जापान एंड स्वीडन। जो मिनामाता डिजीज़ थी जो जापान में हुई तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल मेटल मरकरी ही थी। From the effluent mercury compounds enter the water bodies and at their bottom these are metabolically converted into methyl mercury compound by anaerobic microbes. Methyl mercury is highly persistent and thus accumulate in food chain. Methyl mercury is soluble in lipid and thus after being taken by animal it accumulates in fatty tissue. फिश में एक्यूमुलेट द मिथाइल मरकरी आयंस डायरेक्टली। तो जो मिथाइल मरकरी होता है ये क्या इनडायरेक्टली वाटर में ऐड हो जाता है। और इसके बाद जो वाटर में रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेज़ हैं तो उनके जो लिपिड होते हैं, फैटी टिश्यूज़ होते हैं उनमें यह एक्यूमुलेट हो जाता है। इसके बाद अगर कोई एनिमल इनको एज ए फूड यूज़ करता है तो इन जो छोटे एनिमल्स हैं इनको फूड की तरह यूज़ में करता है। तो इसमें यहाँ पे बायो एक्यूमुलेशन की प्रोसेस देखी जाती है। मरकरी पॉइजनिंग इज कॉज्ड ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ सेवरल सल्फाइड्रल एंजाइम बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सल्फाइड्रल ग्रुप्स। द एंटीडोट BAL डाई मरकैप्रॉल इज़ यूज्ड फॉर मरकरी पॉइजनिंग। तो इसमें यह बताया गया है कि जो मरकरी पॉइजनिंग होती है उसके कारण क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म में जो एंजाइम होता है सल्फाइड्रल वो इनएक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरीके से अब इसके लिए एंटीडोट BAL होता है। नेक्स्ट है लेड पॉल्यूशन। लेड पॉइजनिंग इज़ कॉमन इन एडल्ट्स। द चीफ सोर्स ऑफ लेड टू वाटर आर द इफ्लुएंट ऑफ lead and lead processing industries. Lead toys may be chewed by children. Painter also have a risk of lead consumption. In some plastic pipes, lead is used as a stabilizer. The water may become contaminated in these pipes. Lead is also used in insecticides, food, beverages, ointment, and medicinal concoction for flavoring and sweetening. Lead pollution causes damage to liver and kidney, reduction in hemoglobin formation, mental retardation, and abnormalities in fertility and pregnancies. Chronic lead poisoning may cause three general disease symptoms. First, gastrointestinal disorder. Second, neuromuscular effect. And third, central nervous system effect or CNS syndrome that may result to coma and death. Lead poisoning also causes constipation, abdominal pain, etc. तो इसमें लेड पोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि जो
जितने भी जो हमारे डेली यूज सामान होते हैं, इसके अलावा जो पाइप, पेंट, फूड, बेवरेज, ऑइंटमेंट, यहाँ सब जगह लेड यूज में लिया जाता है। तो लेड पोल्यूशन के कारण जो लीवर को डैमेज, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में रिडक्शन, ये सारे इसके सिम्टम्स दिखाए गए हैं। Fluoride pollution. We have already considered fluoride problems under air pollution. Fluoride is also regularly present in water and soil beside air. In nature, it is found as fluoride. The crop plant grown in high fluoride soil in agriculture, non-industrial areas had a fluoride content as high as 300 ppm. इसके अलावा यहाँ दिया हुआ है कि फूड ग्रेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज सॉइल आर आल्सो रिच इन फ्लोराइड्स. Fluoride is not absorbed in bloodstream. It has an affinity with calcium and thus get accumulated in bone, resulting in the mottling of teeth, pain in the bone and joint, and outward bending of legs from the knees, knock-knee syndrome. तो फ्लोराइड के कारण नॉक नी सिंड्रोम देखा जाता है, जिसमें क्या होता है, जो फ्लोराइड होता है वो ब्लड में तो एंटर नहीं करता, लेकिन जो कैल्शियम होता है बॉडी का, उसके साथ ज़्यादा एफिनिटी होने के कारण उसके साथ बाइंड कर जाता है, और इसके कारण जो बॉन्स होती हैं वो टर्न हो जाती हैं और नॉक नी सिंड्रोम देखा जाता है. पॉल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज, कि पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हैं और इनके सोर्सेज क्या क्या हैं. एसेंशियली देयर आर 3 टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट: सिल्ट, बायोलॉजिकल एंड केमिकल. तो जब वाटर पॉल्यूशन की बात करेंगे तो 3 मेन पॉल्यूटेंट होते हैं: सिल्ट, बायोलॉजिकल और केमिकल सेडिमेंटेशन. मे बी रिड्यूस्ड बाय रिहेबिलिटेशन ऑफ कैचमेंट एरिया थ्रू ट्री प्लांटेशन. अब जो ये जितने भी पॉल्यूशन है ये प्लांटेशन के थ्रू कंट्रोल किए जा सकते हैं, इनको रिहेबिलिट किया जा सकता है. द प्रेजेंट एम्फेसिस इज ऑन बायोलॉजिकल एंड केमिकल पॉल्यूशन. बायोलॉजिकल पॉल्यूशन: urban liquid and solid waste, dead bodies of animal and humans, and wallowing of cattle. Prevention and control of water pollution. Biodegradable pollutants alone are not responsible for water pollution, though these indicate level of pollution. Besides these, a substantial pollution load is contributed by non-degradable or slow degrading pollutant such as heavy metal, mineral oil, biocides, plastic. Biodegradable pollutant pollution may be and recycling. The non-degradable toxic substance can be removed from water by suitable method. In addition to these methods, some standard condition and requirement are to be legally enforced by government through act. फिर इसके बाद देखते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम, कि जो स्टेबलाइजेशन की प्रोसेस है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व आर द रिडक्शन इन वेस्ट इनपुट. जो वेस्ट इनपुट आ रहा है उसको कम किया जाए. हार्वेस्टिंग एंड रिमूवल ऑफ बायोमास, ट्रैपिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फिश मैनेजमेंट एंड एरिएशन. तो ये सारी प्रोसेस इसके यूज़ में लिया जाना चाहिए. Reutilization and recycling of waste. Various kind of waste which include industrial effluent as paper pulp or other industrial chemicals, sewage sludge of municipal and other system, and thermal pollutants may be recycled to beneficial use. For instance, urban waste may be recycled to generate cheaper fuel gas and electricity. रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट. अब जैसे कई टाइप के पॉल्यूटेंट होते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव, केमिकल, बायोलॉजिकल. तो इनको वाटर बॉडी से रिमूव करने के लिए अलग अलग मेथड यूज में लिए जाते हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रोडायलाइसिस, आयनक्स एक्सचेंज, रिवर्स ऑस्मोसिस. तो ये सारे मेथड हैं जिनके थ्रू ये पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के काम में लिए जाते हैं. इसी तरीके से अमोनिया, मरकरी, फिनोलिक्स, डिकोलोनाइजेशन ऑफ वाटर, ये सारी टेक्निक्स दी हुई हैं कि जिसके थ्रू वाटर से जो पॉल्यूटेंट है उसे रिमूव करने के यूज़ में लेते हैं. कि मरकरी के लिए हम क्या यूज़ में करेंगे, फिनोलिक्स के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ में लेते हैं. सोडियम साल्ट, तो इसके लिए भी टेक्निक दी गई है कि जैसे रियोन मिल इफ्लुएंट है उसको ईजीली रिमूव किया जाता है.